पिछले दिन हम लोग इसी थर्ड टॉपिक के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है इसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किए जाने और स्पष्ट हुआ कि संविधान का जो स्वरूप है विभिन्न देशों का स्वरूप और अपने देशों का संविधान का स्वरूप का जो विशेषता थी उस पर हम लोगों ने चर्चा की। साथ ही साथ हमने यह भी स्पष्ट किया था कि किसी भी देश के संविधान को जानने से उस देश के नेचर के बारे में बखूबी जानकारी मिल जाती है। उसी प्रकार से यानी सरकार का क्या स्वरूप होगा, सरकार की क्या नीति होगी, किस प्रकार से सरकार कार्य करेगी, इन सारी बातों पर ये डिजाइन में संकेत मिल जाता है। तो इसी के तहत हम लोग कुछ देशों के संविधान के थीम को, संविधान की आत्मा को, संविधान के दर्पण को स्पष्ट किया। आप लोगों को ज्ञात होगा हमने साउथ अफ्रीका का उदाहरण दिया। उसी प्रकार से अमेरिका का है, अन्य राष्ट्रों का भी अपना अपना अलग अलग संविधान है, उसका प्रेम्बुल है। उसी प्रकार से अपने देश के संविधान का भी अपना एक प्रेम्बुल है, क्योंकि आप जानते हैं संविधान भारत का बहुत ही व्यापक विस्तृत लिखित संविधान है और उस संविधान का अध्ययन तुरंत तत्काल कर लेना बेहद मुश्किल है, कठिन है, संभव नहीं है। ये संविधान क्या है, उसका क्या दर्शन है, उसके क्या उद्देश्य हैं, इन बातों को जानने के लिए हम संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में और बेहद कम समय में, यदि 1 मिनट 2 मिनट में जानना चाहें तो पता चल जाता है कि संविधान क्या है, उसके क्या उद्देश्य है, लक्ष्य हैं, कैसे नीति निर्धारित होता है, कैसे नियम बनाए जाते हैं, सरकार कैसे चलती है, कार्य करती है, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो अन्य देशों की भांति भी भारत के संविधान का एक अपना थीम है, भारत के संविधान का अपना एक निचोड़ है, लक्ष्य है, सार है। तो इसको यदि हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो संविधान, ये विशद संविधान के बारे में पता चल जाता है बहुत ही कम समय में। इसको हम लोग प्रियम्बुल के रूप में जानते हैं, प्रस्तावना इसको कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। तो इसमें कुछ ऐसी बातों को पिरोया गया है, समाहित किया गया है, जिस पर फोकस दिया जाता है और इसके लक्ष्य को प्रमाणित करता है। तो पहला वर्ड जो है वह है
सॉवरेन। क्या है? सॉवरेन। इसका मतलब संप्रभुता, प्रभुता से युक्त, सामर्थ्य से युक्त, इसका अर्थ होता है। अर्थात अपना देश का हर नागरिक अपने बारे में निर्णय लेने के लिए पूर्ण सामर्थ्य के साथ सक्षम, किसी दूसरे के बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है और उसका कोई प्रावधान नहीं है, कोई महत्व नहीं है और कोई इंटरफेयर कर नहीं सकता। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत के लोग, कहाँ के लोग? भारत के लोग, यानी भारत में रहने वाले, निवास करने वाले हर भारतीय सबों को इस प्रकार की क्षमता है, इस प्रकार का अधिकार है कि वो स्वयं के स्तर पर पूर्ण प्रभुत्व के साथ, पूर्ण स्वामित्व के साथ स्वयं का निर्णय लेने की क्षमता, स्वयं का निर्णय लेने की के मालिक। राजतंत्र वगैरह में इस प्रकार की बात नहीं है कि राजा ही निर्णय लेंगे किसको क्या काम करना है, किसको कैसा निर्णय लेना है। राजा के विचार के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकता, किंतु इसमें क्या है, हर व्यक्ति को पूरी आजादी है, पूरी क्षमता है, प्रभुता है, सामर्थ्य है, स्वयं के स्तर पर अपना निर्णय ले कार्य करे। इसको हम लोग सॉवरेन कहते हैं। सोशलिस्ट आजकल खूब प्रचलन में रहता है, बड़ा सामाजिक विचारधारा का आदमी है, सोशलिस्ट व्यक्ति है, सोशलिस्ट माइंडेड है। क्या मतलब? इसका मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद से तात्पर्य है देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, वो सब का सब चूंकि देश का है और देश के हर नागरिक का उस पर अधिकार है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि सरकार उसका स्वामित्व माना जाता है। सरकार का स्वामित्व, सरकार कौन? तो जिसको हम बनाते हैं। हमसे तात्पर्य क्या है? देश की जनता बनाती है। तो संपूर्ण परिसंपत्ति पर संपूर्ण राष्ट्र का स्वामित्व, इस प्रकार की विचार को हम लोग सोशलिस्ट के रूप में जानते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की परिसंपत्ति नहीं, संपूर्ण राष्ट्र की परिसंपत्ति पर संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार हो, इस प्रकार का विचार अपने देश के संविधान में स्पष्ट किया गया है। तो इसका तात्पर्य होता है कि हर व्यक्ति को इस प्रकार का अवसर दिया जाता है कि जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, उस सबको दूर किया जा सके। क्लियर? अब एक वर्ड है बड़ा प्रचलन में है, वो है सेकुलरिज्म। सेकुलर, टू सेकुलर, सेकुलर इसका अर्थ होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष कौन सी का निरपेक्ष? तो धर्म निरपेक्ष ऐसा है। किंतु जब हम इसकी व्यापकता में जाते हैं, वो पंथ निरपेक्ष के रूप में आता है। पंथ निरपेक्ष हम लोग कहते हैं। पंथ निरपेक्ष, पंथ क्या मतलब हुआ? अपने देश में हर व्यक्ति को इस प्रकार
सरकार का अधिकार है कि वो जिस किसी भी पंथ को, जिस किसी भी रास्ते को अपनाना चाहते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना सकते हैं। ठीक है ना? यानी जो इसी को गोल मटोल शब्द में यदि कहें, जनरल शब्द में लोग प्रयोग करते हैं धर्म से। धर्म से, किंतु धर्म का बड़ा व्यापक अर्थ है। इस पर जब हम चर्चा करने लगेंगे तो वो फिलॉसफी का विषय हो जाएगा। धर्म से तात्पर्य जो धारण करने योग्य हो, जो धारण किया जाता है उसको हम धर्म कहते हैं, रिलीजन कहते हैं। तो कौन सी वस्तु को, कौन सी चीज को हम धारण करते हैं? जो हमारे लिए क्या होता है? कल्याणकारी होता है, मंगलकारी होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। उसको हम लोग धारण करते हैं। जिसमें हमारा अमंगल होगा, जिसमें हमारा अशुभ होगा, क्या वैसा कार्य करते हैं? क्या उसको अपनाते हैं? कहते ही नहीं। यानी जिससे हमारा हित हो, जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमारा मंगल हो, ऐसे तथ्यों को हम अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं। इसीलिए धर्मो इति धारिता, जो धारण करने योग्य हो वे तमाम बातें, वे तमाम सुझाव, वे तमाम रास्ते जो वर्ण करने योग्य हो, धारण करने योग्य हो, वो धर्म कहलाता है। अब है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना क्या होता है? एक पथ होता है, मार्ग होता है, जिसके माध्यम से मानसिक शांति के लिए, मानसिक संतुष्टि के लिए, मानसिक रूप से कल्याण के लिए अपने अपने पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। यह है। किंतु सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग पंथ से भी धर्म का ही अर्थ लगाते हैं, किंतु धर्म का बड़ा व्यापक अर्थ है। तो भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति को जो जिस पंथ के माध्यम से जाना चाहे, मोक्ष को प्राप्त करना चाहे, वो अपना सकता है, उसको स्वीकार कर सकता है बिना किसी विभेद के। यानी कोई हिंदू को धर्म को स्वीकार करता है, कोई इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है, कोई यहूदी धर्म को स्वीकार करता है, कोई ईसाई धर्म को स्वीकार करता है, जैन धर्म है, ये सारे उससे पंथ के रूप में है, किंतु हम लोग सामान्य बोलचाल में ऐसा बोल देते हैं। तो भारतवर्ष में हर नागरिक को, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उनको जो जिस प्रकार का, जिस मार्ग से चलना चाहता है, जिस मार्ग से आगे बढ़ना चाहता है, ये पूरी की पूरी आजादी है। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी धर्म विशेष के प्रति, पंथ विशेष के प्रति संविधान विशेष महत्व नहीं देता है, अपितु सबके साथ समान व्यवहार रखता है। इसी को हम लोग सेकुलर कहते हैं। इसके बाद बड़ा कॉमन वर्ड है डेमोक्रेटिक। क्या है? लोकतांत्रिक। क्यों? ऐसा तंत्र, ऐसा मैकेनिज्म, ऐसे शासन तंत्र जो लोगों पर पूर्ण रूप से निर्भर हो, यानी लोगों के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, ऐसे मैकेनिज्म को हम डेमोक्रेटिक के रूप में जानते हैं। यानी कि लोगों का जो तंत्र है, ऐसे शासन तंत्र जिसमें लोगों के द्वारा, आम नागरिक के द्वारा सरकार निर्माण का कार्य होता है, स्वयं के शासन करने का कार्य होता है, इसे डेमोक्रेटिक कहा जाता है। एक है रिपब्लिक। इसका तात्पर्य है देश का जो राष्ट्राध्यक्ष
अथवा शासनाध्यक्ष होते हैं उनका आम व्यक्ति के द्वारा चुनाव। किनके द्वारा चुनाव हो? आम व्यक्ति के द्वारा चुनाव। तो इसमें क्या होता है कि वंश परंपरा की बात नहीं है। पिताजी हैं, दादाजी हैं, पिताजी हैं, बेटा है, उसके बेटा है, उसके बेटा है, वो मरते गए और क्रमशः उनके वंश की पीढ़ियां दर पीढ़ियां उस पद पर बैठते गए, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें जो शासन का जो सर्वोपरि होते हैं, शासनाध्यक्ष अथवा राष्ट्राध्यक्ष जो भी होते हैं, इनका चुनाव जनता करती है। ऐसे देश को हम रिपब्लिक के रूप में जानते हैं। ठीक है। अब है यानी जिसके शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता के द्वारा होता है, न कि वंश परंपरा के अनुसार। जस्टिस, सबके साथ न्याय, यानी कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई गेहुए रंग के हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी धर्म के हैं, कोई किसी धर्म के हैं। इसके आधार पर डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता है। रंग, रूप, धर्म, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन जो भी है, जहां भी है, जिस रूप में भी है, सबों के साथ, सभी व्यक्ति के साथ समान तरीके से क्या होता है? न्याय किए जाते हैं। भारतवर्ष में जो नियम है, जो संविधान बनाए गए हैं, उनका समान तरीके से, मतलब सबों को के साथ समान रूप से न्याय किया जाता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति न्याय का कार्य होता है, निर्णय लेने का कार्य होता है, अन्य के प्रति उस प्रकार का भाव नहीं रखा जाता। सबों के साथ बिल्कुल एक समान जस्टिस होता है, जजमेंट होता है। ऐसी प्रक्रिया यदि आती होती है तो अब है लिबर्टी, स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति को क्या है? समान अवसर है विचारों का अभिव्यक्त करने। एवरीवन हैज राइट टू एक्सप्रेस टू देयर ओपिनियन विदाउट एनी प्रेशर। इफ एनीवन इज wanting to address to the assembly, organize meetings, yes, they are fully free or independent, because without any limitations, without any interference, such type of व्यक्ति, such type of person has right to express to their opinion, to address, to speak to the assembly. तो इस प्रकार की स्वतंत्रता सबों को है, हर व्यक्ति को। अब है उसी प्रकार से समानता। तो देश का संविधान यह स्पष्ट करता है कि हर किसी व्यक्ति के साथ समता का भाव रखें। इसमें भी वही है, ऊंच नीच, गोरे काले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी प्रकार का भेदभाव किए बगैर सबके साथ समानता का भाव। और ये फ्रेटर्निटी जो है, ये क्या है? बंधुता। जैसे परिवार में, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सब मिलजुल कर रहते हैं सामान्यतया, उसी प्रकार से देश का हर नागरिक देश का परिवार है, देश के परिवार का सदस्य है। इसीलिए सभी आपसी भाईचारे के साथ रहे, इस प्रकार की आजादी क्या है? दी जाती है। अब है इंटीग्रिटी। हम सभी ये नहीं कि अलग हैं,
एकीकृत होकर के संपूर्ण देश के नागरिकों के कल्याण के लिए हमारे ऊपर कभी हम अपने को अलग अलग न समझें, सबों को एक सूत्र में बांधने का कार्य यह वर्ड करता है। और एकता ही में ही बल है, हम सब मिलकर यूनाइट होकर के देश की एकता अखंडता के लिए सक्षम हैं। इस प्रकार का संदेश अपने देश के संविधान की आत्मा से मिलता है। और अवसर, कार्य करने का समान अवसर देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से दिया जाता है। तो इस प्रकार का क्या है, अवसर भारत के संविधान में प्रदान किया गया हर नागरिकों के लिए। तो इस प्रकार का आप जो देख रहे हैं कि अपने देश के संविधान का जो स्वरूप है वह इस प्रकार से इन विभिन्न वर्डों से सुशोभित जो लक्ष्य है उसको परिलक्षित करता है। एक आदर्श संविधान है। ये संविधान का जो स्वरूप है वह है केवल संविधान बन गया इतना ही नहीं है, देश काल परिस्थिति के अनुसार से समय समय पर जन कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए क्या है, तो इसमें परिवर्तन भी होता है। क्योंकि जिस समय में संविधान का निर्माण हुआ था उस समय में हमारी आवश्यकताएं, उस समय में हमारा कार्य का स्वरूप, सामाजिक संरचनाएं कुछ अलग थी, किंतु आज हमारी अलग है। हमारी आवश्यकताएं कुछ भिन्न होती जाती हैं। तो उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रावधान किया गया है कि इसमें कुछ समय समय पर जन कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, व्यक्ति कल्याण के लिए क्या है, इसमें परिवर्तन करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है, ताकि क्योंकि लक्ष्य तो वही है, अधिक से अधिक जन कल्याण का कार्य हो, राष्ट्र कल्याण का कार्य हो, राष्ट्र के विकास का कार्य हो, यही इसका थीम है। इसीलिए राष्ट्र कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए ये इसमें समय समय पर बदलाव होता है। ठीक है ना। इसी को हम लोग संविधान संशोधन के रूप में जानते हैं, अमेंडमेंट के रूप में जानते हैं। आपको पता है ये जब संविधान निर्माण हुआ है 8 अनुसूचियां थी, फिर भाग 12 थे, फिर इधर 395 आर्टिकल था। तो लेकिन आज हमने पिछले दिन भी बताया था किस प्रकार से बढ़कर के आगे जाते हुआ है, क्योंकि समय के अनुसार से उसमें बदलाव की आवश्यकता थी। समय के अनुसार से उसमें जो मांग हुई उसके अनुरूप उसमें परिवर्तन करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। तो इस प्रकार से यह है, न केवल एक नियम बना करके थोप दिया गया, बल्कि समय समय पर इसमें देश काल परिस्थिति के अनुसार से बदलाव होते जाता है। तो इस प्रकार से हमारा देश का संविधान है और जो एक आदर्श संविधान के रूप में जाना जाता है, जिसका लक्ष्य जन कल्याण का, यानी इसलिए हम लोग इसको इस रूप में जाते हैं, अवर कंट्री इज वेलफेयर स्टेट, इंडिया इज वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य है, इसीलिए कहा गया है एक शॉर्ट सेंटेंस के रूप में। तो आज के टॉपिक में इतना ही है, विशेष कुछ भी नहीं है। और हम लोग इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसको सोल्व कर लें, और आप सोल्व कर करके आप दिखाइए, तो हम चेक करके करेक्शन करके भी उनको हम आप लोगों को फिर लौटा देंगे। तो आज इतना ही रहेगा, और अगले दिन से फिर आगे जो फिर हमारी घंटी होगी तो उसमें हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वह है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। गजब का आनंद आएगा, क्योंकि आज का जो समय है, आज का जो युग है, इसमें इसका बहुत महत्व है। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।